जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट की है और जो हमारी वीडियो के टॉपिक हैं वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी झूम कृषि, डिसएडवांटेज ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी झूम खेती के नुकसान और एडवांटेज ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी झूम खेती के लाभ। तो आइए इन तीनों ही टॉपिक को एक एक करके बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी स्थानांतरित खेती, जिसे झूम कृषि भी कहते हैं। ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये मुख्यतः आदिवासी लोगों के द्वारा की जाती है, यानी जो आदिवासी किसान होते हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें लैंड का रोटेशन होता है। लैंड के रोटेशन से मतलब है कि जो आदिवासी लोग होते हैं वो फॉरेस्ट के किसी एरिया में जाकर उस एरिया के पेड़ पौधों को काटकर उन्हें जला देते हैं और जलाने के बाद जब वो एरिया साफ हो जाता है वहाँ पर वो फसलों को उगाते हैं। और जब उस एरिया की जो मृदा है उसमें जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरी जगह पर भी वो पहले की तरह पेड़ों को काटते हैं, उन्हें जलाते हैं और वहाँ पर फसल उगाते हैं। और जब उस एरिया में भी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो वो तीसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से ये रोटेशन चलता रहता है, इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसको और अच्छे समझने के लिए ना एक एग्जाम्पल से समझो। तो मान लो एक नागालैंड का किसान है। हम नागालैंड का एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नागालैंड में ही सबसे ज़्यादा शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। तो जो ये व्यक्ति है ये एक किसान है, ये नागालैंड का है, ठीक। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये मान लो नागालैंड के फॉरेस्ट का एरिया है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि जो आदिवासी लोग होते हैं वो फॉरेस्ट के किसी एरिया में जाकर उस एरिया के जो पेड़ पौधे हैं उनको काट कर उन्हें उसी एरिया में जला देते हैं। तो इस एक किसान ने भी मान लो इस एरिया में ही गया और इस एरिया में जो पेड़ पौधे थे उनको काटा और उनको इसी एरिया में जलाकर इस एरिया को साफ कर लिया। अब जब ये एरिया साफ हो जाएगा उसके बाद क्या करेगा कि यहाँ पे ये कोई फसल को लगा देगा। फसल को लगाने के बाद उसको जब फसल तैयार हो जाएगी तो इसको हार्वेस्ट कर लेगा। लेकिन हल्के हल्के इस एरिया में जो मृदा है ना उसमें पोषक तत्वों की कमी होती रहेगी। कमी क्यों होती रहेगी, तो ये बात आप याद रखना कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है ना उसमें जो किसान होते हैं वो उर्वरक या खाद को नहीं डालते, क्योंकि ये आदिवासी लोग होते हैं, इनके पास इतने सोर्सेस होते ही नहीं हैं कि ये उर्वरक या खादों को खरीद के या बनाकर वहां पर डाल सकें। तो क्या होगा, हल्के हल्के इस एरिया में पोषक तत्वों की कमी आएगी और 2 से 3 साल बाद पोषक तत्वों की कमी इतनी हो जाएगी कि फसल का उगना वहाँ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, यानी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो जाएगा। अब इसके पास क्या ऑप्शन है, या तो ये इसमें खाद डाले फिर फसलों को लगाए। जैसा हमने बताया इनके पास उतने ज़्यादा सोर्सेज होते नहीं हैं कि ये खाद या उर्वरक को खरीद पाएँ। तो फिर इनके पास जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है इस एरिया से शिफ्ट कर जाने का। तो ये क्या करेगा किसान, ये दूसरे एरिया के जो पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों को काटेगा और काटने के बाद उनको जलाएगा और वहाँ पर भी वो खेती करेगा। और 2 से 3 साल बाद जब इस एरिया की भी उर्वरक शक्ति खत्म हो जाएगी, यानी जो ये एरिया है इसमें जो मृदा है इसकी भी उर्वरक शक्ति खत्म हो जाएगी, तो ये तीसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये शिफ्ट होते रहेंगे और इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। यानी आप इसको देख के ही समझ सकते हो कि इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो किसान होते हैं ये जो आदिवासी लोग होते हैं वो जब खेती करते हैं ना तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर, दूसरी जगह से तीसरी जगह पर, तीसरी जगह चौथी जगह पर शिफ्ट होते रहते हैं। इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कृषि कहते हैं। हो सकता है आपको ये अभी भी उतने अच्छे समझ में नहीं आया हो, तो इसकी थ्योरी को देख के और अच्छे समझ लेते हैं। तो देखो, झूम कृषि एक प्रकार की निर्वाह कृषि है। अब ये निर्वाह कृषि क्या मतलब है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। यानी इसमें जो किसान होता है वो केवल उतना ही प्रोडक्शन कर पाता है या करता है जितने में उसके और उसके परिवार के जो लोग हैं उनको खाने की पूर्ति होती रहे या उनका भरण पोषण हो जाए। वो इतना प्रोडक्शन नहीं करता कि उसको मार्केट में ले आकर सेल करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप उत्तर प्रदेश में इसको समझो। जैसे मान लो कोई उत्तर प्रदेश का किसान है और वो गेहूं का प्रोडक्शन कर रहा है और जो गेहूं का प्रोडक्शन हुआ है उसके टोटल फील्ड से वो मान लो 40
कुंटल हुआ है और उससे ज़रूरत 30 कुंटल की है, तो वो 10 कुंटल जो एक्स्ट्रा हुआ है उसको मार्केट में ले आके बेच देगा। लेकिन जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, जो निर्वाह कृषि होती है, उसमें केवल किसान उतना ही प्रोडक्शन कर पाता है या करता है जितने में उसका और उसकी फैमिली का भरण पोषण हो जाए या पूरे साल उसको खाने के लिए अनाज की पूर्ति होती रहे। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है उसमें भी प्रोडक्शन उतना ही हो पाता है कि जो किसान हैं या जो वहाँ के आदिवासी लोग हैं, उनके जो परिवार हैं, उनके लिए खाने की पूर्ति होती रहे, इसलिए इसको बोलते हैं निर्वाह कृषि। तो झूम कृषि एक प्रकार की निर्वाह कृषि है जिसमें जंगल के किसी एरिया के वृक्षों तथा वनस्पतियों काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि में तब तक खेती की जाती है जब तक उस एरिया में उर्वरक शक्ति रहती है, और जब उस एरिया की उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती है तो किसान उसको खाली छोड़कर किसी अन्य फॉरेस्ट एरिया में चले जाते हैं। वहाँ पर भी वो पहले की तरह ही पेड़ पौधों को जलाकर उसमें खेती करते हैं। 1 मिनट। और जब उस एरिया की भी उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती है तो किसी और एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं। इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। इसमें कुछ वर्षों के अंतराल पर खेत बदलते रहते हैं, जैसा हमने आपको पीछे ही बताया था, यानी कुछ सालों के अंतराल पर, लगभग 2 से 3 साल के अंतराल पर ना किसान एक फील्ड से दूसरे फील्ड में शिफ्ट हो जाता है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि इसमें कुछ वर्षों के अंतराल पर खेत बदलते रहते हैं। ये कृषि भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम आदि राज्यों में की जाती है। इसको आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हो। यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों ओर ये फॉरेस्ट एरिया है। आपको इस साइड का नहीं दिख रहा होगा क्योंकि जो फोटो खींचने वाला व्यक्ति है ना, उसने इस जगह से फोटो खींचा है, इसलिए केवल सामने का ही व्यू यानी पेड़ पौधे दिख रहे हैं। लेकिन आप पेड़ों के अवशेष अभी भी देख सकते हैं, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में करते क्या है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनको जलाते हैं काट के। अब फॉरेस्ट एरिया है तो वहाँ पर मोटे मोटे पेड़ भी होंगे, तो क्या वो पूरी तरीके से एकदम जल जाएंगे? नहीं, बल्कि उनके अवशेष बच जाते हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ पर फसल को भी उगाया गया है, ये गेहूं की फसल है। और जब इस एरिया की जो सॉइल है यानी जो मृदा है, उसमें जब फर्टिलिटी यानी पोषक तत्व कम हो जाएंगे तो इस एरिया में जो खेती करने वाले लोग हैं वो इस एरिया से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। इसी को कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो देखो, shifting cultivation is a type of subsistence agriculture in which trees and vegetation from an area of the forest are cut and burned, and the clear land is cultivated as long as there is fertility in that soil. And when the fertility of that soil decrease, the farmers leave it vacant and move to some other forest area. There too they do farming by burning the trees and plant like before. 1 minute. And when the fertility of the area also reduce, then it shift to some other area. This is called shifting cultivation. In this, the field keep changing every few years. This agriculture is done in the eastern state of India like Nagaland, Manipur, Tripura, Mizoram, etc. अब हम इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। ये कृषि वानिकी का सबसे पुराना मेथड है, यानी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये एग्रो फॉरेस्ट्री की सबसे पुरानी विधि है, यानी बहुत पहले से ही की जा रही है, जिसे कई नामों से जाना जाता है। हालांकि अगर आप इसे राज्य के लेवल पर देखें तो हर राज्य में से अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो हम उतनी डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, इसलिए जो इसके कॉमन नाम है ना उसको हम देख लेते हैं। तो जिसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि स्थानांतरण खेती, झूम खेती, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। तो आप 4 नाम याद रखना। पहला तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया, दूसरा स्थानांतरण खेती हो गई, तीसरा झूम खेती और चौथा स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। तो 4 याद रखोगे, आपके लिए 4 काफी हैं।
This is the oldest method of agroforestry system. This is also known as झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। अब हम ये देख लेते हैं कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये वर्तमान समय में समस्या कैसे बन गई, क्योंकि हमने आपको ऊपर बताया था कि ये कृषि वानिकी का सबसे पुराना मेथड है, सबसे पुरानी विधि है, यानी ये बहुत पहले से की जा रही है। जब ये उस टाइम पे समस्या नहीं थी तो ये वर्तमान समय में इतनी बड़ी समस्या कैसे बन गई, तो इसको समझो। तो देखो, खेती का चरण आमतौर पर छोटा होता है 2 से 3 वर्ष, लेकिन भूमि पुनर्चक्रण चरण लंबा होता है लगभग 10 से 20 वर्ष। इसको आप अभी नहीं समझे होगे तो इसको नए पेज पे समझते हैं, इसका मतलब क्या है। इसको सही से समझने के लिए ना हम इसको 2 चरणों में देखेंगे। पहले चरण में हम समझेंगे कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी ये पहले के समय समस्या क्यों नहीं थी, और दूसरे चरण में हम ये देखेंगे कि ये वर्तमान समय में समस्या कैसे बन गई। तो इसको समझो। देखो, अगर आप आज़ादी से पहले देखें ना तो जो आदिवासी क्षेत्र थे वहाँ पर जो जनसंख्या थी वो काफ़ी कम थी। अब जब अगर जनसंख्या कम है तो जो खाद्यान्न यानी जो अनाज है उनकी कम आवश्यकता होगी, और जब अनाज की कम आवश्यकता होगी तो जो खेती की जाती है वो भी कम एरिया में की जाएगी और प्रोडक्शन की भी कम आवश्यकता होगी। तो इससे जो किसान होते थे ना वो लंबे समय तक कम एरिया में खेती कर लेते थे। जैसे मान लो ये नागालैंड का एरिया है, आज़ादी से पहले की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो आदिवासी लोग हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, इसमें लगभग 5 से 7 साल तक खेती करेंगे। उसके बाद जब इस एरिया में पोषक तत्व कम हो जाएंगे यानी ख़त्म हो जाएंगे, प्रोडक्शन बिल्कुल ही कम हो जाएगा, उसके बाद ये दूसरे एरिया में शिफ्ट कर जाएंगे। यहाँ भी ये ऐसे ही करेंगे, यानी लगभग 5 से 7 साल तक प्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद ये तीसरे एरिया में शिफ्ट कर जाएंगे। अब इन्होंने जो पहला एरिया छोड़ा था, यानी इन्होंने जो पहले एरिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन की थी उसे छोड़े हुए लगभग 10 से 14 साल हो चुके हैं। तो 10 से 14 साल में यहाँ फिर से पेड़ ग्रो कर गए होंगे, और ये जो मृदा है इसमें फिर से पोषक तत्व आ गए होंगे। तो ये अब कहीं और नहीं जाएंगे बल्कि वापस इसी एरिया में आ जाएंगे जहाँ पर इन्होंने पहली बार कल्टीवेशन किया था, सॉरी पहली बार शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया था। उसके बाद फिर ये इस एरिया में आ जाएंगे, क्योंकि इसको भी छोड़े हुए 10 साल हो गए हैं, यहाँ भी पोषक तत्व फिर से आ गए होंगे, पेड़ पौधे। उसके बाद फिर यहाँ पे, तो इस तरीके से इन्हें 3 लैंड की ही आवश्यकता होती थी और कम एरिया की आवश्यकता होती थी, इसलिए पहले के समय कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। अब हम ये समझ लेते हैं कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये वर्तमान समय में इतनी बड़ी समस्या कैसे बन गई है। तो इसको समझो। देखो, आज़ादी के बाद जो आदिवासी क्षेत्र है ना वहाँ पर जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ी है, और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उन्हें खाने के लिए अनाज चाहिए होगा। तो आदिवासी क्षेत्रों में अनाज आएगा कहाँ से, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन से आएगा। इसलिए जो वहाँ के लोग हैं वो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं उनको टोटल एरिया बढ़ाना पड़ेगा। यानी पहले अगर वो 1 हेक्टेयर में कर रहे थे यानी प्रोडक्शन ले रहे थे, तो अब उन्हें 2 हेक्टेयर में प्रोडक्शन लेना होगा, और साथ ही उन्हें प्रोडक्शन भी ज़्यादा लेना होगा। तो वो क्या करेंगे, एक तो एरिया को बढ़ाएंगे और प्रोडक्शन का टाइम, सॉरी कल्टीवेशन का टाइम भी कम करेंगे, यानी 2 से 3 वर्ष तक ही फसल को उगाएंगे। 2 से 3 वर्ष क्यों उगाएंगे, क्योंकि जो देखो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं ना उसमें हम खाद या उर्वरक नहीं डालते। खाद और उर्वरक नहीं डालेंगे तो उससे मृदा की उर्वरक शक्ति कम होती चली जाएगी। तो जो पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा साल है, यहाँ तक तो प्रोडक्शन लगभग ठीक होता है, लेकिन तीसरे साल के बाद प्रोडक्शन बहुत कम होने लगता है, क्योंकि जो मृदा की उर्वरक शक्ति है वो हल्के 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 बहुत कम हो जाती है, इससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अब इन्हें प्रोडक्शन चाहिए ज़्यादा, तो ये 2 से 3 साल तक ही खेती करेंगे। उसके बाद नए एरिया में शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ पर भी 2 से 3 साल तक खेती करेंगे। इसके बाद ये तीसरे फील्ड में शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ भी 2 से 3 साल तक खेती करेंगे, फिर चौथे, फिर 5वें, फिर छठे, फिर 7वें। लगभग इस वाले एरिया में ही जो वापस आएंगे ना ये 15 साल के बाद आएंगे। तो 15 साल तक ये अलग अलग एरिया में जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पर पेड़ों को काटेंगे, जलाएंगे और खेती करेंगे। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जहाँ पहले केवल 3 एरिया में ही कल्टीवेट हो जा रही है, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे थे तो केवल 3 एरिया की आवश्यकता हो रही थी और एरिया की भी कम आवश्यकता हो रही थी, परंतु अब टोटल एरिया भी बढ़ गया है और जो रोटेशन है वो भी काफ़ी बढ़ गए हैं। पहले 3 थे अब 7 थे।
इसलिए वर्तमान समय में समस्या बन गई है। यही बात हमने आपको यहाँ पे भी बताई है कि जो खेती का चरण है वो आमतौर पर छोटा होता है, यानी 2 से 3 वर्ष, लेकिन भूमि पुनर्चक्रण का जो समय है वो बड़ा है, यानी लगभग 10 से 20 वर्ष है। इंग्लिश में देखो, द लैंड कल्टीवेशन फेज इज यूजली शॉर्ट 3 to 4 year, but the land recycling phase is much longer 10 to 20 years। अब हम ये देख लेते हैं कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसकी समस्या क्या है या इसके नुकसान क्या हैं, यानी डिसएडवांटेज ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी झूम खेती के नुकसान। तो जो इसकी पहली हानि है वो है डिफॉरेस्टेशन, यानी वनों की कटाई। तो हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं उसमें जो फॉरेस्ट एरिया होता है उसमें जो पेड़ होते हैं उनको काट कर जला देते हैं, और जब पेड़ों को काटा जाएगा तो डिफॉरेस्टेशन होगा, यानी वनों की कटाई होगी। और जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो जो वन आवरण क्षेत्र है उसमें कमी आएगी। वन आवरण क्षेत्र का मतलब है कि जो भारत का टोटल फॉरेस्ट लैंड एरिया है ना उसमें कमी आएगी डिफॉरेस्टेशन की वजह से। तो ये इसकी पहली हानि है। दूसरी है बायोडायवर्सिटी लॉस। अब हो सकता है आपको ये ना पता हो कि बायोडायवर्सिटी किससे कहते हैं, तो इसको भी समझो। देखो, बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है किसी एरिया में जो जीव पाए जा रहे हैं वो कितने अलग अलग प्रकार के पाए जा रहे हैं या उसमें कितनी विविधता है, उसी को बायोडायवर्सिटी कहते हैं। तो जो इसकी दूसरी हानि है वो है बायोडायवर्सिटी लॉस, यानी जैव विविधता हानि। इसको आप इस पेज से समझो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेड़ों को जलाया जा रहा है। अब जब पेड़ों को जलाया जाएगा तो बायोडायवर्सिटी में कमी आएगी। कमी क्यों आएगी? देखो, यहाँ पर जो पेड़ की प्रजाति हैं, जिस एरिया में पेड़ों को जलाया जा रहा है वो सारी नष्ट हो जाएंगी। क्या केवल पेड़ की प्रजाति ही नष्ट होंगी? बहुत सारे कीट आपके हो गए, छोटे छोटे कीट हो गए, और छोटे मोटे पक्षी भी इसमें जल के मारे जाएंगे। हालांकि जो बड़े पक्षी हैं, जो बड़े जानवर, जैसे आप मंकी देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब वहाँ से निकल के आ जाएंगे, लेकिन छोटे जानवर तो वहाँ के सारे मारे जाएंगे। तो इससे बायोडायवर्सिटी लॉस होगा। तीसरा है एयर पॉल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण। तो उसको आप यहाँ पे समझें तो देखो, जब पेड़ों को जलाया जाएगा तो जलने से क्या निकलेगा? तो धुआं निकलेगा या बहुत सारे कार्बन निकलेगा। तो वो सब कहाँ जाएगा? तो वो वायुमंडल में जाएगा। इससे क्या होगा कि जो वायु है उसमें जो प्रदूषण की मात्रा है वो बढ़ेगी। इसकी जो चौथी हानि है वो है सॉइल इरोजन, यानी मृदा कटाव या भूक्षरण। अब सॉइल इरोजन किसे कहते हैं तो इसको भी समझो। देखो, सॉइल इरोजन या मृदा कटाव का मतलब होता है जब किसी स्थान की मृदा कटकर दूसरे स्थान पर चली जाए, उसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। ये विंड के द्वारा भी हो सकती है, वेब वाटर के द्वारा भी हो सकती है। तो अब ये समझो कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है ये सॉइल इरोजन को कैसे बढ़ाती है। तो इसको आप इस वाले पेज पे समझो। देखो, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। अब जैसे मान लो ये नागालैंड का एरिया, ठीक, और इस एरिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या करेंगे? तो पेड़ पौधों को काट कर उन्हें जला देंगे। इसका मतलब है कि इस एरिया के जो पेड़ पौधे हैं वो कट के अब यहाँ से गायब हो चुके हैं। अब यहाँ पर फसल को उगाया जाएगा। 2 से 3 साल बाद जो किसान हैं इस एरिया को खाली छोड़कर किसी और एरिया पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर कोई पेड़ पौधा नहीं है, फसल भी नहीं है। अब जब बारिश होएगी तो क्या होगा? इस एरिया में जो मिट्टी है ना वो काफ़ी तेजी से कट के जाएगी, क्योंकि जो पेड़ होते हैं उसकी जो जड़ें होती हैं, जड़ों में बहुत सारे पेड़ों के रेशे होते हैं, वो मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता। अब इस एरिया में पेड़ है नहीं तो जो सॉइल इरोजन है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ये भी एक इसकी हानि है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन। इसको भी समझो। तो देखो, जो आपके पेड़ होते हैं ना वो क्लाइमेट चेंज को काफ़ी हद तक रोक के रखते हैं। क्लाइमेट चेंज होता क्यों है? तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है कार्बन की मात्रा का वायुमंडल में बढ़ना। और जब कार्बन की मात्रा वायुमंडल में बढ़ेगी तो उससे क्लाइमेट चेंज होगा। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो इस कार्बन की मात्रा को संतुलन बना के रखते हैं, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। इससे वायुमंडल में जो कार्बन है उसकी मात्रा संतुलित रहती है। और जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो क्लाइमेट चेंज होगा, जिसको वर्तमान के समय में भी हम देख सकते हैं कि गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ रही है। जिसका एक कारण है
पेड़ों की अधिक कटाई। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जो नेक्स्ट हानि है वो है डिक्रीज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, यानी मिट्टी की उर्वरता में कमी। इसका क्या मतलब है तो इसको यहाँ पे समझो। देखो हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है उसमें किसी प्रकार का उर्वरक या खाद नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? तो देखो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं वो आदिवासी लोग करते हैं, यानी जो एसटी कैटेगरी के लोग होते हैं वो करते हैं। अब उनके पास उतने ज़्यादा सोर्सेज या पैसे नहीं होते कि वो मार्केट में जाएं और वहाँ से खाद या उर्वरक को खरीदें और वो उस फील्ड में डालें जहाँ पर खेती कर रहे हैं। अब जब अगर वो उस फील्ड में नहीं डालेंगे तो परिणाम क्या होगा? शुरुआत में तो इस फील्ड में पोषक तत्व काफ़ी अच्छी मात्रा में रहेंगे। अच्छी मात्रा में क्यों रहेंगे? क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ की जाती है? तो फॉरेस्ट एरिया में की जाती है। यानी इस फसल को लगाने से पहले वहाँ पर पेड़ होते हैं और पेड़ों से पत्तियाँ टूटती हैं, टहनियाँ टूटती हैं, वो सब कहाँ जाती हैं? वो सब मृदा में मिल जाती हैं। मृदा में मिलकर वो पोषक तत्वों को बढ़ाती हैं। तो शुरुआत में तो पोषक तत्व बहुत अच्छी मात्रा में रहेंगे, लेकिन जब यहाँ पे फसलों को उगाया जाएगा तो हल्के हल्के पोषक तत्वों की कमी होगी और पोषक तत्वों की पूर्ति हो नहीं रही है उर्वरकों से या खादों से, तो परिणाम क्या होगा? 2 से 3 साल बाद इस मृदा में जो उर्वरक शक्ति है, ये जो इस मृदा की फर्टिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। यही इसकी हानि है कि डिक्रीज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, यानी मिट्टी की उर्वरता में कमी। अब जो इसकी नेक्स्ट हानि है वो है द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप अंडर शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरिया इज यूजुअली लो, यानी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर क्रॉप का यानी फसलों का वो काफ़ी कम होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप इसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में समझें, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में 1 हेक्टेयर लैंड पे अगर 20 कुंटल उत्पादन हो रहा है, यानी 20 कुंटल प्रोडक्शन हो रहा है किसी चीज़ का, जैसे गेहूँ का मान लो, तो वहीं पे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसमें 10 कुंटल से भी कम होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्शन होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंतर्गत वो नॉर्मली कम होता है। अब हम देख लेते हैं कि अगर इसकी इतनी सारी हानियां हैं फिर भी लोग इसको क्यों करते हैं, यानी इसकी क्या क्या लाभ हैं या इसको क्यों करते हैं जो आदिवासी लोग होते हैं। तो जो पहला है इसका, 1 मिनट, वो है जनजातीय आबादी के लिए निर्वाह खेती, यानी सबसिस्टेंस फार्मिंग फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना वो एक प्रकार की निर्वाह खेती है। इसमें जो आदिवासी लोग होते हैं वो इसलिए इसको करते हैं ताकि वो अपनी और जो अपने परिवार के सदस्य हैं उनके लिए अनाज की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सकें। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, इनके पास इतना ज़्यादा संसाधन या पैसे नहीं होते ये किसी अन्य राज्य से अनाज को खरीद सकें। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो ये आदिवासी हैं, अब इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश या पंजाब से गेहूं या चावल को खरीद सकें। इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये अनाज को उगाएं। अब ये रहते कहाँ हैं? तो फॉरेस्ट में रहते हैं। फॉरेस्ट में कोई खाली एरिया तो होता नहीं है, मजबूरन इन्हें शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना होगा। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो जनजातीय आबादी के लिए निर्वाह खेती है। इसका जो दूसरा लाभ है वो है स्थानांतरण खेती, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन खेती का एक पर्यावरण अनुकूल तरीका भी माना जाता है क्योंकि ये जैविक तरीकों से की जाती है। देखो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है ना उसमें किसी प्रकार का रसायन, चाहे वो पेस्टिसाइड हो या हर्बिसाइड हो या फंगिसाइड हो, कुछ नहीं डालते, यहाँ तक कि फर्टिलाइजर भी नहीं डालते। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते किसको है? जिसमें किसी रसायन या केमिकल का यूज ना हो उसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है उसमें भी किसी प्रकार का रसायन का यूज नहीं हो रहा है, इसलिए एक तरीके की जैविक खेती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एन इको फ्रेंडली वे ऑफ फार्मिंग एज इट इज प्रैक्टिसेड ऑर्गेनिकली। अब जो इसका नेक्स्ट लाभ है वो है उत्पादन लागत कम आती है। तो देखो उत्पादन लागत तो कम आएगी। क्यों कम आएगी? क्योंकि इसमें ना तो हम खाद डालते हैं, ना उर्वरक डालते हैं, ना किसी प्रकार का केमिकल डालते हैं, यहाँ तक कि एरीगेशन भी नहीं करते। इसलिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी कम आती है। लेकिन ये याद रखना है इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट भले ही कम आती है लेकिन इसमें मेहनत, यानी मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो
जो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है फॉरेस्ट एरिया में की जाती है। इतने बड़े फॉरेस्ट एरिया को काटना, उसको साफ करना, वहाँ पर छोटे इक्विपमेंट, क्योंकि वहाँ ट्रैक्टर वगैरह तो होते नहीं हैं, छोटे इक्विपमेंट की सहायता से वहाँ पर टिलेज करना और फसल को लगाना कितना मुश्किल काम है। अब जो इसका नेक्स्ट लाभ है वो है उत्पादन लागत कम आती है। देखो उत्पादन लागत तो कम आएगी क्योंकि इसमें ना किसी प्रकार का हम खाद डालते हैं, ना उर्वरक डालते हैं, ना किसी प्रकार का रसायन डालते हैं, यहाँ तक कि एरीगेशन भी नहीं करते, तो प्रोडक्शन कॉस्ट तो काफ़ी कम आएगी। लेकिन ये याद रखना इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। आप खुद सोचो किसी एरिया में पेड़ों को काटना, उन्हें साफ करना, फिर वहाँ पर छोटे मोटे इक्विपमेंट की सहायता से वहाँ पर टिलेज करना, क्योंकि वहाँ ट्रैक्टर वगैरह तो होते नहीं, छोटे मोटे इक्विपमेंट ही होते हैं। उन इक्विपमेंट की सहायता से वहाँ पर टिलेज करना कितना मुश्किल काम है, यानी इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। लेकिन ये है कि उसमें जो उत्पादन लागत आती है वो काफ़ी कम आती है। द प्रोडक्शन कॉस्ट इज लो। क्यों आती है? क्योंकि एग्रीकल्चर इनपुट कम दिए जाते हैं। नेक्स्ट इसका लाभ देख लेते हैं, वो है मिट्टी की जो उर्वरकता है ना वो अधिक होती है। सॉइल फर्टिलिटी इज हाई। अधिक क्यों होती है? तो देखो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं वो ऐसी एरिया में की जाती है जहाँ पहले पेड़ थे, अब पेड़ हैं तो पेड़ से पत्तियाँ टूटेंगी, टहनियाँ टूटेंगी, तो वो सब कहाँ जाएंगी? वो सब मृदा में मिल जाती हैं। मृदा में मिल के वो पोषक तत्व को बढ़ाएंगी, यानी सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाएंगी। और बाद में जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं उससे पहले उस एरिया के जो पेड़ होते हैं ना, जो झाड़ियाँ होती हैं, छोटे मोटे पौधे होते हैं, उन सभी को काट कर उसी एरिया में जला देते हैं। जलने के बाद क्या बचेगी? राख बचेगी। और जो राख होती है उसमें बहुत अधिक पोषक तत्व रहते हैं, इसलिए जो ये मृदा रहती है यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं उसकी उर्वरकता बहुत अधिक रहती है, यानी सॉइल फर्टिलिटी इज हाई। तो क्यों रहती है? पेड़ पौधों को जलाने से जो राख मिलती है उसमें पोषक तत्व प्रचुर यानी अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। अब जो हमारा इसका लास्ट लाभ है वो है फसल की वृद्धि तेज होती है। क्रॉप ग्रो फास्ट। फसल की वृद्धि तेज क्यों होगी? क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं कि सॉइल फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, और जब सॉइल में फर्टिलिटी ज़्यादा है तो क्रॉप है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो इसलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं आदिवासी लोग। अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो में कोई डाउट रह गया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।